आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, ऑयल इंडिया पर बेस्ड हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है इस चीज को कवर करेंगे। और इसके साथ साथ ऑयल इंडिया पर बेस्ड उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिस सेट करके जाओ। ऑयल इंडिया पर बेस्ड जो भी कुछ पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं, जो लाइव सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, इसका आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा यहाँ पे कोर्स में। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, ऑयल इंडिया पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, आपको सबसे पहले ऑयल इंडिया से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा, तो फिर जाकर के फिर आप ऑयल इंडिया के क्वेश्चन जो है लगा सकोगे। ठीक है, यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चंस बनेंगे ऑयल इंडिया पर बेस्ड। ठीक है, एक जो क्वेश्चन बनेगा, एक जो टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा वो होगा स्टैटिक पार्ट। ठीक है, मतलब जो स्टैटिक पार्ट होगा ऑयल इंडिया का, ठीक है, उस पे बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, स्टैटिक पार्ट में क्या आता है, जैसे हिस्ट्री हो गया ऑयल इंडिया से जुड़ा हुआ, या ऑयल इंडिया से जुड़ा हुआ जैसे मान लेते हैं कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, उससे आपका बनेगा। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा करंट से जुड़ा हुआ। करंट से जुड़ा हुआ मतलब करेंटली ऑयल इंडिया जो है वो किस तरीके का काम कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से जीडीपी में हेल्प कर रहा है, इसका करंट जो है नेट प्रॉफिट कितना है, करंट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सारा टॉपिक जो है क्वेश्चंस मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और चूंकि आपका जो पेपर होने वाला है ये 12th बेस्ड एग्जाम है, तो बहुत टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा पता नहीं क्या पूछ ले। ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ बस अगर आपने उतना चीज अगर अच्छे से कर लिया तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा ऑयल इंडिया वाले टॉपिक से। ठीक है, इसके अलावा जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स आपको लेने हैं, तब जाकर के आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, आप सभी जिन्होंने कोर्स में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, आप सभी के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि ये तो कोर्स आपको मिला ही है, इसके साथ साथ 1 साल का टेस्ट पास आप लोगों को मिला हुआ है निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर, जिसे आप nishanteacademy.com साइट पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब ऑयल इंडिया का जो भी आपका कंटेंट है वो तो है ही, एक्सेस करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको देखना है एक यहाँ पे एक टेस्ट पास का एक सेक्शन दिख रहा होगा, टाइल्स जिसको बोलते हैं। मतलब जब आप ऐप ओपन करिएगा तो यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह सब दिखेंगी, उसके नीचे में कुछ इस तरीके का टाइल्स दिखेगा। इसमें इस तरह के टाइल्स में एक जो सबसे नीचे में एक टाइल्स दिखेगा वो है टेस्ट पास का टाइल्स। ठीक है, ये आपको 1 साल तक फ्री मिला हुआ है। 1 साल तक के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं, तकरीबन 450 प्लस टेस्ट यहाँ पे इंक्लूडेड हैं अलग अलग एग्जाम के, और 10,000 से भी ज्यादा एग्जाम के टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट है। आपको ये एक्सेस फ्री में मिलता है 1 साल तक। मतलब आप 1 साल तक कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको मॉक टेस्ट कहीं और से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहीं पे मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, अच्छे से डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये हम मेरे से तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है छोटा सा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनता है उसमें सबसे पहले हम लोग स्टैटिक पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले ऑयल इंडिया जो है वो एक कैसी कंपनी है, वो एक एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी है। एनर्जी से जुड़ा हुआ कंपनी का मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअल में इसका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होगा वो एनर्जी सर्विस होगा। एनर्जी सर्विस मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब जैसे जैसे बहुत तरीके का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स, और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। आपने पढ़ा हुआ है पहले, नॉन कन्वेंशनल सोर्स आप इसको जानते हो। कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, इसे एक बार बताओ। ठीक है, गौरव, सौरभ, कुश, रियाद, आकाश, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है। एनर्जी सोर्सेस की बात करते हैं तो देयर आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस। द फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द सेकंड वन इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल है मतलब जो काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल जो फोसिल्स फ्यूल है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है, लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। कोल है। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जो कन्वेंशनल है मतलब जो ट्रेडिशनल है, जिसे लोग बहुत समय से फॉलो करते आ रहे हैं, जो नेचुरल है, जिसे आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है,
तो दैट इज जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल है, ये सब प्रकृति ने हमें दिया है कि लो भाई इसे एनर्जी के रूप में आप यूज करो। लेकिन जब हमें पता चला आइंस्टाइन का इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, और हमें पता चला एनर्जी जो है वो क्या होती है, ना तो क्रिएट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसका बस रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। मतलब एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। तो यहां से साइंटिस्ट के दिमाग में आया, यानी कि हम लोग एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो बॉडी है, इस बॉडी का जो मैकेनिकल एनर्जी होगा इसे मैं साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है आपको कन्वर्ट करके दे रहा है साउंड एनर्जी में, ये भी है। एक लाइट एनर्जी है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी के जो सोर्सेस हैं वो दो होते हैं हमेशा हर जगह पे। एक होता है कन्वेंशनल, जिसका मतलब हो गया जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, ये सब कन्वेंशनल है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन कुछ एनर्जी के सोर्सेस ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं होते, उसे जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे विंड एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी सन से मिलने वाला जो लाइट एनर्जी है वो, ठीक है। तो इसे जो है हम लोग क्या अब देखो, पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सन से जो लाइट एनर्जी आ रहा है हम लोग उससे व्हीकल चला सकते हैं, उससे बल्ब जला सकते हैं। लेकिन अब ये पॉसिबल हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस पर काम करा, ठीक है। मतलब हम लोगों ने देखा कि उस एनर्जी को कैसे हम लोग किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो एक्चुअल में था नहीं, लेकिन हम लोगों ने उसे निजात करा, हम लोगों ने उसे बनाया। तो दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया। तो एक्चुअल में जो ऑयल इंडिया जो कंपनी है वो एनर्जी कंपनी है। कैसी एनर्जी कंपनी? इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी, जो कि दो तरीके का एनर्जी प्रोवाइड करती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। और ये एनर्जी से जुड़ा हुआ वो प्रोडक्ट बना के देती है, जैसे एलपीजी एक प्रोडक्ट हो गया। एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ? ठीक है, उसी तरीके से बायोगैस गैस, ठीक है, उसी तरीके से पेट्रोल, ठीक है, उसी तरीके से डीजल, उसी तरीके से भी कुछ हो सकता है सोर्स अपकमिंग टाइम ऑयल स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है। और किसमें काउंट होता है? तो भारत के अंदर जितनी भी कंपनी, इन कंपनी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शेड्यूल्स के अंदर रखा जाता है। अब ये शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल देखो, जब आप लोग तो उस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट है। एक है शेड्यूल 1, या शेड्यूल 1 या शेड्यूल ए, दूसरा जो है वो है शेड्यूल बी, और तीसरा जो है शेड्यूल सी। इसके अलावा भी होती हैं, बट लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग, तो मैंने कहा कि जो इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, इन कंपनीज को हम लोग जीडीपी में ये कंपनी किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उसके अकॉर्डिंग 3 शेड्यूल है यहाँ पे, शेड्यूल सी, शेड्यूल बी, शेड्यूल ए। शेड्यूल सी यानी कि मिनी रत्ना, शेड्यूल बी यानी कि नवरत्न, नवरत्ना ठंडा ठंडा कूल कूल वाला नहीं, ठीक है, नवरत्ना कंपनी की लिस्ट हो गई जो कि शेड्यूल बी में आ गई। और शेड्यूल ए महारत्ना, महारत्ना मतलब जो बहुत ज्यादा जो है जिसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ऑयल इंडिया कंपनी है ये महारत्ना की कैटेगरी में इसे इनलिस्ट करा गया है। कब करा गया है? 2023 में, ठीक है। यानी कि ये जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये अब एक महारत्ना कंपनी है। कोई बात नहीं, वो एक्चुअल में माइक जो है वो थोड़ा सा उसकी बैटरी लो हो गई थी, लगातार क्लासेस हो रही होती है ना, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा माइक लो हो जाता है। मैंने गलती से जो जिसकी बैटरी कम थी वो मैंने ले लिया था, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा किसी को, ठीक है। तो शेड्यूल 1 आपको समझ में आ गया, महारत्ना कंपनी क्या है। अब इसके बारे में भी बात करेंगे, नवरत्ना की कैटेगरी में क्या क्या आता है। पहले ये नवरत्ना की कैटेगरी में था, फिर बाद में ये महारत्ना की कैटेगरी में आया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया लग गया कि ऑयल इंडिया जो कंपनी है वो किस तरह की कंपनी है। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट समझते हैं। देखो, ऑयल इंडिया जो कंपनी है वो कैसी कंपनी हो गई? एनर्जी कंपनी हो गई। और ये प्राइमरली मतलब मेनली जो है ये क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस along with the production of liquefied petroleum gas। अब ये क्या है? देखो, जब कभी भी हम लोग एनर्जी कंपनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, देखो जब कभी भी हम लोग किसी ऑयल से जुड़ा हुआ जब भी कंपनी या एनर्जी से जुड़ा हुआ जब भी कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो उससे जुड़ा हुआ 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। एक जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, और एक होता है अप स्ट्रीम, ठीक है।
देखो आप जो मैथ्स पढ़ोगे ना, क्वांट पढ़ोगे, तो उसमें जो आपका रिलेटिव स्पीड वाला जो टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम वाला जो टॉपिक है, उसमें भी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम आएगा, तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब कभी भी हम लोग ऑयल से जुड़ा हुआ जब भी कुछ पढ़ते हैं या किसी भी कंपनी के बारे में जानते हैं, तो कंपनी बेसिकली ऑयल से रिलेटेड दो तरीके का काम करती है। एक को कहते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, एक जो है क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एक क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम, दूसरा क्या कहलाता है, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हमें ये ऑयल जो है वो कहाँ से मिलेगा, जमीन से मिलेगा, फोसिल से मिलता है, फोसिल से बनता है ऑयल। तो इस ऑयल को ढूंढना, ठीक है, ये जैसे होता है ना, एक कुछ कुछ पहले एडवर्टीजमेंट आता था कि भाई जो है किसी एक जगह से जो है जमीन से फट करके ऑयल निकलने लगा। ठीक है, तो ऐड भी आता था, ऐसे होता भी है बहुत जगह पे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, उस जगह की तलाश करना जहां पे जिस जमीन के नीचे ऑयल है। ठीक है, तो उस जगह पे ऑयल को देखना, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना। अब ये जो ऑयल होगा, डायरेक्ट पेट्रोल तो निकलता नहीं है, पेट्रोल रिफाइनिंग के बाद का प्रोसेस है, मतलब रिफाइन कर दिया, छान करके जो निकला, फिल्टर होकर के निकला, उसकी कुछ स्टेजेस हैं। जो सबसे फाइनल स्टेज होता है वो होता है आपका पेट्रोल, जो बिल्कुल शुद्ध हो गया, ठीक है, पूरी तरह से। और जो निकल रहा होता है वो बहुत गंदा सा एक लिक्विड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रूड, CRUDE, क्रूड ऑयल। तो ये जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, एक्चुअल में ये निकाला किससे जाता है, डाउन स्ट्रीम के प्रोसेस के द्वारा। मतलब जब कभी भी किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, ऑयल से रिलेटेड, ये दो काम करेगी, एक होगा डाउन स्ट्रीम का काम, एक होगा अप स्ट्रीम का काम। डाउन स्ट्रीम का काम मतलब जमीन में तलाश करना कि कहाँ पे ऑयल है, फिर उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना, ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीमिंग। अप स्ट्रीमिंग क्या होता है, उस वो जो ऑयल जो निकला, क्रूड ऑयल जो निकला, इसको फिल्टर करना, फिल्टर करके अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाना, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोलियम जेली हो। ठीक है, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, वो भी किसका, कैसा प्रोडक्ट हो गया है, एक ऑयल का ही प्रोडक्ट है, पेट्रोल का ही प्रोडक्ट है वो। ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हैं इसको, मिनरल ऑयल। ठीक है, तो उसी का प्रोडक्ट है, कैरोसिन भी इसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये जो फिल्टर करके निकल रही हैं, ठीक है, जो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीमिंग। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ सभी को यहां तक। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ऑयल इंडिया जो कंपनी है वो क्या काम करती है, डाउन स्ट्रीमिंग एंड अप स्ट्रीमिंग का सारा काम करती है। क्या क्या आता है इसके अंदर, एक्सप्लोरेशन, मतलब एक्सप्लोर करना, खोजना, तेल को, डेवलपमेंट, ठीक है, उस चीज को डेवलप करना, उस जगह को डेवलप करना। इसके अलावा प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, क्रूड ऑयल को, एंड नेचुरल गैसेस को अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG, जिसमें खाना बनता है। ठीक है, LPG गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑल टाइप्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मतलब जितना भी अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का जो काम होगा, वो सारा चीज कौन करता है, वो सारा चीज ऑयल इंडिया कंपनी जो है ये करती है। क्लियर हो गया। करंट स्टेटस में बात करें तो ये महारत्ना कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मतलब सेंट्रल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन के अंडर आता है ये, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का अगर शेयर का बात करें यहाँ पे तो 56.66% शेयर गवर्नमेंट का है यहाँ पे। ठीक है, बट ये कुछ ज्यादा डीप हो गया, ये आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि ऑयल इंडिया कंपनी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर आपसे पूछ ले कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का मिनिस्टर कौन है अभी करंट में, ठीक है, मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर है हरदीप। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, दिस इज द करंट सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सभी का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा चांसेस है जहां से क्वेश्चन बनेगा, वो क्या है, हिस्ट्री से। ठीक है, ऑयल इंडिया की हिस्ट्री समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो एक्चुअल में 1889
से ऑयल इंडिया की हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है। ऑयल इंडिया का जो फ्यूचर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1889 से। 1889 में आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा दिग्बोई, ठीक है, डिगबोई, डिगबोई नाम का जगह है कहाँ पे? आसाम में, जहां सबसे पहले, ठीक है, जहां सबसे पहले क्रूड ऑयल जो है डिस्कवर्ड हुआ था। कॉमर्शियल क्रूड ऑयल मतलब जिसको मतलब बाद में बेचा जा सके, कॉमर्शियल पर्पज से क्रूड ऑयल अगर निकालने का जो काम हुआ था इंडिया में, जो सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, तो आसाम के डिगबोई नाम की जगह पे सबसे पहले कॉमर्शियल क्रूड ऑयल जो है डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। और इसे डिस्कवर्ड करने वाला जो कंपनी था, ठीक है, जो खोजने वाला जो कंपनी था, उसका नाम था आसाम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, आसाम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी ने सबसे पहले इंडिया के अंदर कॉमर्शियल क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड करा था, जो कहां पे मिला था? आसाम के डिगबोई नाम की जगह में, ठीक है। अब जो है एक्चुअल में, अब जब ये मिल गया तो उसके बाद ये जो आसाम रेलवेज एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड था, ये एक्चुअल में एक ऐसी कंपनी थी जो पूरी तरह से संगठित नहीं थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। देखो, जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं या फिर कंपनी की बात करेंगे तो इंडिया में दो तरह से काम होता है, ठीक है, मतलब जो भी वर्किंग क्लास है, मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, इसे आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है मेरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब हर चीज जो है पहले से डिफाइंड है कि कितने बजे से काम होगा, कितना काम होगा, कब छुट्टी होगा, ठीक है, ओवर टाइम पे कितना पेमेंट मिलेगा, एक्स्ट्रा मतलब सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैटरनिटी लीव मिलेगी या नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्रेट्युटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ अगर पहले से डिफाइंड है कहीं किसी कंपनी में, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। एक सेक्टर होता है जो होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे आपको शॉप मिल जाएंगे जहां पे 20, 25, 30, 10 इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पे किसी तरह का रोक टोक नहीं कर रहा है। जिसको मन किया पेमेंट दिया, जिसको मन किया पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, जब मन में हुआ काम पे रखा, जब मन में हुआ उसको निकाल दिया, ठीक है, जितना चाहे उतना सैलरी दिया, जितना में पट गया, मतलब जैसे मान लेते कोई आया बंदा काम करने के लिए, उसको बोला कि भाई तुको मैं 200 रुपया पर डे दूंगा, ठीक है, उसके उसके पीछे पीछे एक और बंदा आया, ठीक है, तो इसको भिजवा दिया कि भाई तू जा, तेरा काम हो गया। दूसरे वाले को बोला, ये थोड़ा सा कमजोर था, तो इसको बोला कि भाई मैं तुझे 150 रुपया पर डे का दूंगा, ठीक है, ये इस पे मान गया। जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है कि काम कैसे होगा, कितना मिनिमम देना है वेजेस, ठीक है, ये सब चीज पहले से डिफाइंड नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे जो आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड थी, ये अनऑर्गेनाइज थी, ठीक है, ये पूरी तरह से संगठित नहीं थी, ठीक है। तो अब जब कोई चीज संगठित नहीं होती है ना, तो वो चीज अच्छे से मैनेज नहीं होती है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है सही से, ठीक है। तो बाद में जो है आसाम ऑयल कंपनी बनाई गई। आसाम ऑयल कंपनी कब बनी? 1899 में, ठीक है, आसाम ऑयल कंपनी, ताकि जो ये जो कंपनी थी इस चीज को क्या किया जाए, एक संगठित रूप दिया जाए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप दिया जाए। अब ये जो कंपनी थी इसको बाद में जो है अब चूंकि इंडिया पे किसका हुकूमत चल रहा था? ब्रिटिशर्स का, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले। तो 1911 में, 1911 में इस कंपनी को एक्वायर्ड किया जाता है यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और इसका नाम दिया जाता है, मतलब उस एक पर्टिकुलर कंपनी है, उस वो कंपनी क्या करती है, इसको ले लेती है, इसको खरीद लेती है, एक तरह समझ लो। तो बर्मा ऑयल कंपनी, ठीक है, कौन सी कंपनी है? बर्मा ऑयल कंपनी जो है इस चीज को क्या करती है, आसाम ऑयल कंपनी को खरीद लेती है। और इंडिया तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इंडिया पे किसका कंट्रोल था? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। जब इंडिया आजाद होता है, ठीक है, अब देखो ब्रिटिशर्स भारत से चले जाते हैं, लेकिन अपना जो छाप है वो छोड़ के जाते हैं, प्लस जहां जहां पे वो कंट्रोल कर सकते हैं उसको छोड़ते नहीं है जल्दी। तो उसमें से एक ये भी कंपनी था, ठीक है। रेलवे भी स्टार्टिंग में वैसा ही था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखा जाए तो दो और जो है प्लेसेस इंडिया में मिलते हैं, डिस्कवर्ड होते हैं, जहां पे ऑयल का खनन स्टार्ट होता है, मतलब ऑयल मिलता है, ठीक है। जैसे केजीएफ मूवी में गोल्ड मिल जाता है किसी एक माइन से, तो वैसे ही यहाँ पे ऑयल मिल जाता है। तो कौन सा दो जगह होता है? 1953 में एक नहर काटिया, ठीक है, नहर काटिया नाम की जगह है जहां से ऑयल डिस्कवर्ड होता है। और 1956 में मुरान नाम की जगह है, यहां से ऑयल डिस्कवर्ड होता है। अब ये चीज जब डिस्कवर्ड होती है तो उसके बाद
जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका माथा ठनकता है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, हम लोग अगर अगर हम लोगों के जैसे बोलते हैं ना, अगर हम लोगों के घर में अपना खुद का ऑयल है तो हम लोग बाहर की कंट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं ऑयल के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर डिपेंड हो जाएंगे तो वो उसका मनमाना चीज हमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक ये ईंधन एक ऐसा चीज है, फ्यूल एक ऐसा चीज है जिस पे भविष्य निर्भर करता है। और पहले अगर देखा, अभी तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, पहले तो कुछ था ही नहीं, जो था कन्वेंशनल सोर्स था, यही पेट्रोल, यही डीजल, यही केरोसिन और यही कोयला, यही चार चीज था, इसके अलावा तो कुछ था नहीं, ठीक है। तो उस समय क्या था, उस समय इंडिया को लगा कि भाई ऐसे काम नहीं कर चलेगा, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, 18 फरवरी 1959 में ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई जाती है, और यहां पे बोला जाता है कि जो बर्मा ऑयल कंपनी है, भाई तुमको यहां पे इंडिया में काम नहीं करना पड़ेगा, या तो छोड़ के जाओ, या फिर ऑयल इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसको एक्सेप्ट करो कि भाई तुम जो है अब इसके जॉइंट वेंचर हो, ठीक है। मतलब अब एक्चुअल में बर्मा ऑयल कंपनी जो कंप्लीटली राज कर रही थी असम पे और भी एरियाज पे, ठीक है, ऑयल के खनन के लिए, तो भाई अब तुमको जो है डायरेक्टली इंगेज नहीं होना पड़ेगा। इंडिया के अंदर जो कंपनी राज करेगी इन सब चीजों में वो कौन होगी, ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और एक्चुअल में इसके जो शेयर्स होंगे वो दो लोगों के पास होंगे, एक कौन होगा, बर्मा ऑयल इंडिया कंपनी के पास, और जो दूसरा है वो है इंडियन गवर्नमेंट के पास। किस रेशियो में शेयर होगा, अब चूंकि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग का किसका है, बर्मा ऑयल इंडिया का, ऑयल कंपनी का, बर्मा ऑयल कंपनी का, यूके बेस्ड जो कंपनी थी उसका, क्योंकि ऑब्वियस स्टार्ट इसने करा तो फंडिंग भी इसने ही करी होगी, तो इसके पास जो शेयर था वो दो भाग था, और एक भाग जो था वो किसके पास था, इंडियन गवर्नमेंट के साथ पास, मतलब 1/3 भाग इंडियन गवर्नमेंट के पास आ जाता है शेयर, और 2/3 भाग जो शेयर होता है वो बर्मा ऑयल कंपनी के पास रहता है, ठीक है। अब बाद में क्या होता है 1961 में, ठीक है, 1961 में, ठीक है। अब लगता है जैसे होता है ना कि धीरे धीरे, पहले देखो किसी भी चीज को अगर पाना है ना, तो अगर आप एक बार में सोचोगे नहीं मेरे को छत पे जाना है, तो मतलब छत पे चढ़ जाओगे, मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, आपने सोचा और बस वही देख रहे हो, तो उससे वो चीज नहीं हो सकती, आपको पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, आपको पहले सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। आप एक बार में सोचोगे कि पूरा का पूरा जो है जो ब्रिटिशर्स है उसको हटा ही दे, तो इंडिया के पास भी अपना कुछ होना चाहिए ना। अगर मान लो इस कंपनी को पूरा का पूरा हटा देंगे तो ये अपना मशीन वशीन लेकर के चल जाएगा, फिर खोजते रहो, हाथ से तो नहीं ना तेल निकाला जा सकता है, तो उसके लिए मशीन चाहिए, मशीन के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए पहले सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, तो धीरे धीरे चीजें होती है प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे 18 फरवरी 1959 में जो है जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ, किसके किसके बीच में, इंडियन कंपनी के बीच में, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, और आपका वेंचर ऑफ वर्मन, ये सॉरी ये बर्मा ऑयल जो कंपनी है उसके बीच में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट और वर्मा ऑयल कंपनी के बीच में जो है एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ। और बाद में 1961 में जो ये जो स्टेक का जो रेशियो था, मतलब ये जो शेयरिंग जो थी वो 2:1 ना होकर के अब क्या हो गया, 1:1 हो गया, मतलब 50% इंडिया का, 50% वर्मा ऑयल कंपनी का, ठीक है। और उसके बाद 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा का पूरा ये जो कंपनी था ये अपने अंडर कर लिया, ठीक है। ऑब्वियस है भाई, देश मेरा, मेरा इलाका है तो शेर भी मैं ही रहूंगा, सिंपल सा बात है। तो फाइनली क्योंकि इंडिया ही है जो जो ये बाहर की कंपनी आकर के इंडिया में काम कर रही है, तो बाद में बोला कि भाई अब तुम जाओ, अब हम लोग अपने से कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, पूरा का पूरा जो शेयर था वो ले लिया, अपने अंडर कर लिया, एक्वायर्ड द कंप्लीट शेयर एंड फुल ओनरशिप, कब, 1981 में। और यहां से एक्चुअल जो है जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ पे 1995 में, ठीक है, जो आपका ऑयल इंडिया कंपनी था, ये ऑयल इंडिया पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब अभी तक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रहा था वो अब क्या बन गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया। कब बना, 1995 में। तो ये चीज पूछ सकता है कि ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कब हुआ है, तो 1995 में हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। उसके बाद ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में इस कंपनी को नवरत्ना का स्टेटस दिया गया, और 2023 में इसे महारत्ना का स्टेटस दिया गया। जब हम लोग नवरत्न कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, नवरत्न कंपनी के लिए, तो इसके लिए जो पहला क्राइटेरिया है कि कंपनी को पॉइंट्स दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग परफॉर्मेंस पे, उसका क्या कंडीशन है, किस तरीके से वो ग्रो कर रही है, उसके बिहाफ पे पॉइंट्स होता है। तो ये जो टोटल जो इसमें मार्क्स होते हैं वो होता है 100।
तो पहला जो क्राइटेरिया है किसी भी कंपनी का नवरत्न में कन्वर्ट होने का या नवरत्न का दर्जा देने का, तो उसका कंडीशन क्या है, ये 1000 पॉइंट्स में कम से कम 600 पॉइंट्स उसको मिले हों। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए, मतलब सेंट्रल लेवल पे काम करना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे, थर्ड कंडीशन क्या है, ये जो कंपनी होगी इसका जो एनुअल जो टर्नओवर होगा, ठीक है, वो एटलीस्ट जो है 1000 करोड़ का होना चाहिए। 1000 करोड़ का 1000 करोड़ का जो है टर्नओवर होना चाहिए सालाना, अर्ली। तो उस केस में जो है उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा जो है दिया जाएगा। अब आते हैं महारत्न का कैटेगरी। ठीक है, महारत्न का दर्जा अगर चाहिए किसी भी कंपनी को, तो उसके लिए एनुअल टर्नओवर जो 1000 करोड़ था वो 25,000 करोड़ का होना चाहिए। 25 के लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा ना, 25,000 के 1000, ठीक है, 1 के 2 के 3 के, उसी तरह से 25 के, तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर हो एनुअल, प्लस ठीक है 5,000 करोड़ 5 के करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट निकलना चाहिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकलना चाहिए अर्ली। ठीक है, तो उस केस में उस कंपनी को महारत्ना का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा शेड्यूल ए में मेंशन होना चाहिए, यहां पे दिख रहा है सभी को, हाँ ठीक है, शेड्यूल ए में लिस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कुछ चीजें ऑपरेट करता हो। ठीक है, ऑपरेशंस इसके इंटरनेशनल लेवल पे भी होने चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन फुलफिल हो रहा है किसी भी कंपनी का, तो उसे महारत्ना का कैटेगरी का मतलब महारत्ना का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और चांसेस है कि इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं ऑपरेशन एंड एक्सप्लोरेशन पे। ठीक है, जब हम लोग ऑपरेशन एंड एक्सप्लोरेशन पे बात करते हैं तो एक्चुअल में ये काम क्या क्या करता है। ठीक है, तो मेनली जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऐसे भी हो रहा है, ठीक है, एब्रीविएटेड फॉर्म है ये, और ऐसे भी ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल, ठीक है, ऐसे भी हो रहा है। तो ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है ये मेनली जो है कहाँ पे काम करती है, नदर्न इंडिया में, नॉर्थ पार्ट में, भारत के उत्तरी भाग में इसका ज्यादातर जो है क्या बोलेंगे प्रभुत्व है, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, 80% ऑफ टोटल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इन नॉर्थ इंडिया, मतलब उत्तर भारत का जितना भी ऑयल और गैस का जो प्रोडक्शन है उसका 80% यही करता है। ठीक है, थर्ड जो है एरिया ऑफ वर्किंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो मेनली कहाँ कहाँ पे काम करती है। अब चूंकि ओरिजिन ही इसका असम से हुआ है तो असम को काउंट करना जरूरी है, असम, इसके अलावा उड़ीसा, इसके अलावा अंडमान, इसके अलावा कावेरी ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब जो कावेरी नदी है जो तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है उसका ऑफशोर पार्ट, तटीय भाग, ठीक है, वहां पे इस चीज को देखा जाता है। ठीक है, मतलब वहां पे ये कंपनी जो है कार्यरत है। उसके बाद है अरबियन सी का एरिया, राजस्थान का एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया, ब्रह्मपुत्र का जो रिवर बेड है, ये कॉमन ही होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर बेड का एरिया, मिजोरम का एरिया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ये सब जो एरिया है यहाँ पे ये कंपनी का जो है जो जितना भी ऑपरेशंस होता है, जो भी काम होता है वो इन्हीं सब एरिया में होता है। ठीक है, अब ऑपरेशन ओवरसीज, अब चूंकि महारत्न है तो बाहर भी काम करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काम करता है। कहाँ कहाँ पे, तो 10 ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर जो मेन कंट्रीज है जहां पे ये ऑपरेट करता है वो कौन कौन सा है, लिबिया, गबून, नाइजीरिया, यमन, ठीक है, वेनेजुएला, USA, मोजाम्बिक, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, रशिया। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टोटल जो कंट्रीज है जहां पे इसने अपना अभी ऑपरेशन टोटल स्टार्ट किया हुआ है फॉरेन में, ठीक है, वो कितनी सारी कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब आते हैं लीडरशिप पे। तो करंट जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड, या फिर इसको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोलते हैं, तो करंट में कौन है, डॉक्टर रंजीत रथ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर रंजीत रथ जो है ये करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, किसके, ऑयल इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, कब से है, तो 2 अगस्त 2022 से। लास्ट कब होंगे अभी नहीं बताया गया, बस अभी करंट में ये है कार्यरत।
ठीक है। एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन देख लेते हैं, तो क्या क्या ये ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या क्या काम करता है। तो क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहले ये अप स्ट्रीम का काम करता है। अप स्ट्रीम में क्या आता है, मैंने आपको बता दिया है। एक्सप्लोरेशन का काम होता है, ढूंढना तेल को। प्रोडक्शन का काम होता है, उस चीज को निकालना। ठीक है। इसके अलावा मिड स्ट्रीम और पाइपलाइन। मिड स्ट्रीम और पाइपलाइन में बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जहां पे तेल निकला वहां से लेकर के जहां पे बनाना, मतलब जहां पे इसका क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, जहां पे इसको फिल्टर किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा, वो एरिया, या फिर किसी को क्रूड ऑयल की डिमांड है तो उस एरिया में सप्लाई करना, या फिर किसी कंपनी को जरूरत है उस कंपनी को देना क्रूड ऑयल। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो है जगह, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड मिड स्ट्रीम। ठीक है। और पाइपलाइन, इसके अलावा डाउन स्ट्रीम में रिफाइन करना हो गया। इसके अलावा एलपीजी और अदर जो गैसेस होता है उसके ऊपर में काम करना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने में ये काम करता है। मतलब जैसे मान लो किसी को जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ काम करवाना है, या फिर पूरा का पूरा एक फैक्ट्री लगाना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बेस्ड। ठीक है। तो उस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता है ये फील्ड डेवलपमेंट। ठीक है। पूरा फील्ड डेवलपमेंट पे ये काम करता है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे ये एक्चुअल में अपनी सर्विस या अपना प्रोडक्ट देता है। फ्यूचर मिशन की बात करते हैं। फ्यूचर में इसके दो मिशन है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिशन को कहते हैं 4++ मिशन या मिशन 4++। ठीक है। मिशन का नाम है यहाँ पे मिशन 4++। और एक और मिशन है जिसका नाम है मिशन 5++। ठीक है। 5++। ये दो मिशन कौन कौन से मिशन है, तो जब हम लोग मिशन 4++ की बात करते हैं तो एक्चुअल में जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, इसका टारगेट है कि अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है, 4 मिलियन टन का क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करना अपने देश में। ठीक है। 4 मिलियन टन का क्रूड ऑयल नियर फ्यूचर में प्रोड्यूस करना, दैट इज द फर्स्ट मिशन, मिशन 4++। मिशन 5++ ये क्या है, ये एक ऐसा मिशन है जहां पे 5 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस, कौन सा गैस, जो आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है, इस तरह के जो भी नेचुरल गैस है उस गैस को प्रोड्यूस करना। ठीक है। अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है, कितना है, 5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट ये सारी चीजें हुई हैं। मैंने बोला था कि करंट से जुड़ा हुआ कुछ जो है पूछेगा एग्जाम में, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मेंशन करी है, और बाकी और कुछ फैक्ट बेस्ड है जो आपका जो क्वेश्चंस आंसर होगा, 100 क्वेश्चंस मैंने कवर करे हुए हैं। ठीक है। ठीक है। 100 क्वेश्चंस मैंने कवर करे हुए हैं। वो 100 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया और ये चीज को एक बार रीड कर लिया, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट की बात करें तो एक्चुअल में मोजाम्बिक, ठीक है, LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है, प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअल में ये इंडिया का नहीं है, ये फॉरेन कंपनी का है। ठीक है। मोजाम्बिक एक जगह का है, तो मोजाम्बिक LNG प्रोजेक्ट जो है अभी अभी ऑयल इंडिया को मिला है। ठीक है। लेटेस्ट है, जो फॉरेन है, मतलब अगर आपसे पूछ ले कि ओवरसीज में ऑयल इंडिया को अभी जो करंट में जो बड़ा प्रोजेक्ट मिला है उसका नाम क्या है, तो मोजाम्बिक LNG प्रोजेक्ट। ठीक है। इसके अलावा गेल का नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है। तो गेल जो है, गेल ने राजस्थान में, अच्छा मेंशन नहीं करा है, ठीक है, ये राजस्थान में ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है इसको। ठीक है। राजस्थान के अंदर 15 साल तक जो गैस का जो सप्लाई होगा, ठीक है, सीएनजी और एलपीजी, ठीक है, ये कौन देगा, ये ऑयल इंडिया ही देगा। ठीक है। किसके साथ डील साइन हुई है, गेल के साथ। इसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये जो है ये भारत पेट्रोलियम का एक पार्ट था। जैसा होता है ना ब्रांचेस, ठीक है, एक मेन कंपनी है उसके कुछ ब्रांचेस हैं, तो उसी तरह से भारत पेट्रोलियम का एक ब्रांच था नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। इसको अभी रिसेंटली जो है ऑयल इंडिया ने खरीदा है। ठीक है। ऑयल इंडिया ने इसका मेजर स्टॉक जो है खरीद लिया है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो न्यूज में है। ठीक है। इसके अलावा मतलब इतना जो है, इतना अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लिया, तो फिर आपका कुछ नहीं छूटेगा यहाँ पे। ठीक है। चलो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसकी टाइमिंग आपको बैच के अंदर मिल जाएगी, बैच के अंदर कल तक प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है।